अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने स्टार्ट की हुई थी कम्युनिकेबल डिजीज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी 3 कवर की थी डिजीज़। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं CHN की बुक से। तो कंटेंट में तो ये जो हैं तकरीबन 4 से 5 यूनिट्स हैं इसके। लेकिन हम आपकी जो बुक के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने 3 पढ़ ली थी, आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज हमने पढ़नी है डेंगू और डिphtheria। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं। इसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQs भी आते हैं और SCQs भी आ जाते हैं। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डेंगू। अब इसको हम डिफाइन करें तो ये क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन आर्थ्रोपोड बोर्न वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें अब एक MCQ आ गया है कि ये हमारे पास क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है। और ये किसकी वजह से होता है? एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है फ्लेवी वायरस, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, अब ये जो फ्लेवी वायरस है इसकी आगे 4 वैरायटीज होती हैं, ठीक है। ये आपने बस इसकी ये याद रखना है कि 4 वैरायटीज होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे अब डिphtheria है, उसका जो बैक्टीरिया होता है उसके आगे 4 टाइप्स होती हैं जो कि वो कॉज करती हैं डिphtheria को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आगे मेंशन नहीं किया हुआ कौन कौन सी वैरायटीज होती हैं। बस आपने नाम सॉरी ये याद रखना है कि कितनी इसकी वैरायटीज होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है डेंगू? इट इज ट्रांसमिटेड बाय द डे टाइम बाइटिंग ऑफ फीमेल मॉस्किटो एडिस एजिप्टाई, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है, इसकी मेन कॉज क्या है, ठीक है। और ये इन्फेक्शन कौन सा है। तो यहाँ से आपने 3 MCQs याद करने हैं। उसके बाद आगे हम देखें तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 to 10 डेज है। मतलब कि इतने दिनों के अंदर जो है इसकी सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी आफ्टर मॉस्किटो बाइट, ठीक है। उसके बाद आगे इसकी जो फीचर्स हैं, इसके जो साइन सिम्टम्स हैं, मोस्टली जो है वो एसिम्टोमेटिक और माइल्ड इन्फेक्शन इसमें कॉमन होते हैं, ठीक है। लेकिन आगे इसको कैटेगराइज किया हुआ है 2 फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। जो डेंगू फीवर है उसकी 2 फॉर्म्स हो सकती हैं। पहली क्या है, क्लासिकल डेंगू फीवर, जिसका दूसरा नाम है ब्रेक बोन फीवर। उसके बाद जो इसकी दूसरी फॉर्म है डेंगू हेमरेजिक फीवर, और ये मोस्ट सिवियर फॉर्म होती है डेंगू की, ठीक है। अब इसमें जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, सिवियरिटी डिफरेंट होती है। सबसे पहले हम देखते हैं जो क्लासिकल डेंगू फीवर है इसमें कौन कौन सी सिम्टम्स अपेयर होती हैं। सबसे पहले क्या है, एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फीवर, ठीक है। उसके बाद मलेज होगा, हेडेक होगी, फेशियल फ्लशिंग, मतलब कि रेडनेस हो जाएगी फेस के ऊपर। उसके बाद रिट्रो बल्बर पेन, मतलब आइज के सराउंडिंग में पेन होगी, ठीक है। उसके अलावा स्किन रैशेज अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। अब जो रैशेज अपेयर होंगे वो ट्रांजिएंट भी हो सकते हैं, मतलब कि टेम्परेरी तौर पे। जैसे ही वो अपेयर होंगे तो कुछ दिनों बाद जो है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी कुछ मेजर साइन सिम्टम्स होती हैं। उसके बाद आगे हम देखें तो इसकी जो मेन फीचर है डेंगू फीवर का, इसका आपने ये याद रखना है MCQ, इसमें कौन सा पैटर्न होता है फीवर का? सैडल बैग पैटर्न, ठीक है। इसका दूसरा नाम है बाईफेजिक पैटर्न। अब ये पैटर्न कौन सा होता है? इसमें ये होता है कि सबसे पहले फीवर होगा, ठीक है। फीवर हुआ, उसमें सारी सिम्टम्स ये अपेयर होगी, मलेज भी हुआ, हेडेक भी, ठीक है, रैशेज अपेयर हुए, पेन हुई, उसको फेशियल फ्लशिंग होगी। कुछ दिन तक जो है ये सिम्टम्स रहेंगी, ठीक है। 3 से 4 दिन बाद जो है वो फीवर सबसाइड हो जाएगा, ठीक है। जो पर्सन है वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन 3 से 4 दिन बाद जो है दोबारा फिर उसको फीवर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एक बाईफेजिक फेज होती है डेंगू के अंदर। ये आपने इसका MCQ याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी सेकंड इसकी जो है फॉर्म, क्लिनिकल फॉर्म डेंगू हेमरेजिक फीवर। इसमें क्या होता है कि ये एक मोस्ट सिवियर फॉर्म होती है फीवर की। इसमें जो है बॉडी में हेमरेज स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है डिफरेंट रूट्स के थ्रू। डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स जो है वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें जो है वो सिवियर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो सिम्टम्स हैं वो भी स्टार्ट कहाँ से होंगी? सबसे पहले जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है, उसका इन्फेक्शन होगा। उसके बाद हाई फीवर होगा, इसमें भी फेशियल फ्लशिंग होगी, हेडेक होगा, और जो कैपिलरी रीफिल टाइम है वो डिलेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या है कि शॉक की सिम्टम्स अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें बॉडी में जो डिफरेंट जगह से है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे हम देखें तो नेक्स्ट पेज पे ब्लीडिंग कहाँ कहाँ से हो सकती है? स्किन से हो सकती है, एयर से हो जाएगी, ठीक है। इसको हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं। सॉरी, एपिस्टेक्सिस होता है नोज से ब्लीड होना, ठीक है। उसके बाद हेमेटोमेसिस, मतलब जब वोमिट करेगा उसमें ब्लड आ जाएगा। उसके बाद मेलिना,
मलीना में क्या होता है कि जो स्टूल है वो ब्लैक कलर का होता है। वो क्यों होता है कि जब हमारा जो अपर जीआई ट्रैक्ट है वहां से ब्लीडिंग होती है तो उसमें ब्लैक स्टूल आता है जिसको हम कहते हैं मलीना, ठीक है। तो ये जब हमारे पास मल्टीपल सिम्टम्स अपेयर होंगी इसको हम कहेंगे डेंगी शॉक सिंड्रोम, ठीक है। और ये होता है सेकंड फेज के अंदर। सेकंड जो इसकी हमने पढ़ी अभी हेमरेजिक शॉक, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म है, क्लिनिकल फॉर्म। तो ये आपने डिफरेंस याद करना है, क्लासिकल डेंगी कौन सा होता है और हेमरेजिक डेंगी कौन सा होता है, ठीक है। और यहाँ से एमसी को आपने याद रखना है कि ये जो डेंगी है उसमें कौन सा पैटर्न होता है फीवर का, सैडल बैग पैटर्न या फिर बाईफेजिक पैटर्न, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे हम देखें इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने करना है इसको क्लिनिकली डायग्नोज, मतलब कि हमने उसको फिजिकली चेक करना है पेशेंट को, उसको एग्जामिन करना है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो तरह से हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस, वही बात है कि इसमें जो उसकी हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस अपेयर होंगी, मतलब कि वो ब्लीड कर रहा होगा, उसकी एयर से उसकी नोज से जो है ब्लीडिंग हो रही होगी, ठीक है, उसको हम देख लेंगे। उसके अलावा क्या है, पॉजिटिव टोर्निकेट टेस्ट, अगर ये उसका पॉजिटिव आ जाएगा तो उसका मतलब है डेंगू उसको हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। पॉजिटिव टोर्निकेट टेस्ट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को जो है वो, जैसे इसका ये हमारे पास राइट या लेफ्ट आर्म है, इसको हमने बीपी का जो है वो कफ लगाया है, ठीक है। कफ लगा के ना हमने उसको इन्फ्लेट किया है। उसको हमने इन्फ्लेट करना है और हमने उसको 5 मिनट तक इन्फ्लेट करके रखना है, ठीक है। जब हम उसको डिफ्लेट करेंगे कफ को तो उसका जो हमने जहाँ पे कफ लगाया था वहां पे उसके ना रेड रेड डॉट्स अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो रेड डॉट्स अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे तो मतलब कि पेशेंट जो है वो डेंगू पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपने याद करना है पॉजिटिव टोर्निकेट टेस्ट क्या होता है। इसमें हम ब्लड प्रेशर कफ को अप्लाई करते हैं आर्म पे, ठीक है, और उसको 5 मिनट्स तक इन्फ्लेट करके रखते हैं। जब उसको डिफ्लेट करते हैं तो वहाँ पे जो रेड कलर के डॉट्स अपेयर होना शुरू हो गए अगर, तो वो पॉजिटिव टेस्ट है, तो ये इसको मैनिफेस्ट करता है डेंगू को, ठीक है। उसके बाद पेशेंट के अंदर जो है वो लिवर की इन्लार्जमेंट हो जाती है, तो ये भी हम इसको फिजिकली एग्जामिन कर सकते हैं। उसके बाद लैब टेस्ट हमने करवाने हैं। इसमें हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर करवाते हैं, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि उसकी जो है डेंगू वायरस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके ब्लड में, सीरम में। उसके बाद क्या है, अलाइजा करवाते हैं, ठीक है, ये भी एक टेस्ट होता है, लेबोरेटरी टेस्ट। इसमें देखते हैं कि जो एंटीबॉडीज का लेवल है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है जब बॉडी में कोई भी एंटीजन जाता है, कोई भी वायरस जाता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो इसमें एंटीबॉडीज जो है उसका लेवल राइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हिमेटोक्रिट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है जब बॉडी से ब्लड लॉस होता है मतलब कि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो जो बाकी आरबीसीज हैं उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। मतलब फ्लूइड तो लॉस हो गया, बाकी आरबीसीज रह गए हैं, ब्लड सेल्स रह गए हैं, ठीक है। तो जब वो आरबीसीज इकट्ठे हो जाएंगी उनका लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो उसका मतलब है हिमेटोक्रिट ज्यादा हो गया, ठीक है। हिमेटोक्रिट कहते ही उसको है आरबीसीज की कंसंट्रेशन को। उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, मतलब कि जो प्लेटलेट्स हैं उसका लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब इसमें क्या है कि हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बाकी एक और टेस्ट है, इसमें भी हम एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टेस्ट हैं लैब के और कुछ हम इसको एग्जामिन करते हैं बाय फिजिकली, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू इसको हम असेस कर लेते हैं। आगे हम देखें तो इसकी प्रिवेंशन में हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये जो है वो ट्रांसमिट कैसे होता है, मॉस्किटोज के थ्रू। तो हमने नेट्स का यूज करना है, ठीक है, ताकि मॉस्किटो जो है उसकी बाइटिंग से हम प्रिवेंट कर सकें अपने आप को, ठीक है। उसके अलावा हमने स्प्रेज यूज करने हैं, ठीक है, ताकि हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकें मॉस्किटोज को। उसके बाद हमने जो हमारे पोर्स होते हैं हमारे घर में पड़े होते हैं उसको हमने ड्राई रखना है, ठीक है। उसके बाद ताकि वहां पे जो है मॉस्किटोज अपेयर ना हो, ठीक है, और उसकी ट्रांसमिशन भी ना हो बॉडी के अंदर। उसके बाद हमने अपनी प्रॉपर बॉडी और आर्म्स को कवर करके रखना है ताकि हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद क्या है कि हमने मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन लगाने हैं ऑन अनकवर्ड बॉडी पार्ट्स, ठीक है, मतलब कि जैसे अपने हाथों पे, अपने पाँव पे हम लोशन अप्लाई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, वॉश वाटर कंटेनर्स डेली, ठीक है। हमने उनको प्रॉपर कवर करके रखना है, प्रॉपर वॉश करना है जो हम डेली यूज कर रहे होते हैं कंटेनर्स वगैरह। उसके बाद अभी तक जो है इसकी कोई इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो अभी डिस्कवर नहीं हुई, ठीक है, डेंगू की। तो ये इस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आगे क्या है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में देखें तो इसका जो ट्रीटमेंट है डेंगू का वो सिम्टोमेटिक होता है, मतलब जो सिम्टम्स उसको अपेयर हो रही है हमने उसको रिजोल्व करना है। जैसे अब इसमें फीवर होता है हाई ग्रेड तो हमने एंटीपायरेटिक दे देनी है, ठीक है, बॉडी स्पंजिंग कर देनी है ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो लो हम कर सकें। उसके बाद हमने इसके अंदर एस्पिरिन को अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो एस्पिरिन है वो फर्दर ब्लीडिंग कॉज कर सकती है।
तो इसमें पहले ही अगर पेशेंट जो है वो अगर हेमरेजिक शॉक के अंदर है, उसमें पहले ब्लीडिंग हो रही होती है, तो हमने एस्पिरिन जो है उससे अवॉइड करवाना है। उसके बाद अगर शॉक के केस में उसकी बॉडी से ब्लड वॉल्यूम लॉस हो गया है, जब उसको हेमरेज होता है तो मतलब कि ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, तो हमने उस ब्लड को रिप्लेस भी करना है, ब्लड वॉल्यूम को रिप्लेस करना है, हमने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज भी करना है, ठीक है, इन केस ऑफ परसिस्टेंट शॉक। अगर उसको सिवियर शॉक है तो हमने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, उसका जो प्लाज्मा वॉल्यूम कम हुआ है उसको रिप्लेस करना है बाय द नॉर्मल सलाइन 5% डेक्सट्रोज, ठीक है। हमने इसको मतलब वॉल्यूम को प्रॉपर मेंटेन करना है। उसके बाद आपको पता है इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, वॉल्यूम के अंदर वो लॉस हो जाते हैं, तो हमने उसको भी बैलेंस करना होता है, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस इम्बैलेंस को भी हमने प्रॉपर मैनेज करना होता है, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। तो ये हमारे पास क्या थी, इसकी थी डेंगू वाली डिजीज की सारी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आगे हम देखें तो नेक्स्ट क्या है। अच्छा, ये इसका पेज थोड़ा सा हो गया था, तो मैंने इसको आपको अलग से दिखा दिया इसका। अच्छा, ये हमारी डिजीज कवर हो गई है डेंगू की, ठीक है। इसमें हमने जो है वो ट्रीटमेंट पढ़ा, डायग्नोस पढ़ी, इसकी मैनिफेस्टेशंस, इसकी स्टेजेस पढ़ ली। आगे हम स्टार्ट करते हैं इसकी नेक्स्ट डिजीज डिफ्थेरिया, ठीक है। अब डिफ्थेरिया जो है वो, ये आपने याद रखना है, ये कम्युनिकेबल और बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। जैसे हमारे पास डेंगू वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होती है, जो डिफ्थेरिया है वो होता है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या है, हाईली इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज है। आगे इसकी हम देखें एपिडेमियोलॉजी, मतलब कि ये टाइम प्लेस और पर्सन के हिसाब से। टाइम जो देखें तो ये विंटर में ज़्यादा होती है और ऑटम सीजन में। उसके बाद अर्बन एरियाज में जो है वो ज़्यादा ये अक्कर करती है। उसके बाद पर्सन में देखें तो क्या है, 1 to 5 years ओल्ड चिल्ड्रन में ये ज़्यादा अक्कर होती है, दोनों सेक्सेस में हो सकती है, ठीक है। और जिनकी इम्यूनिटी कम होती है जैसे कि इन्फेंट्स वगैरह हैं, उनमें भी ये ज़्यादा जो है ये नहीं होती, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट फ्यू मंथ्स तक इम्यून होते हैं, उनके पास इम्यूनिटी होती है इन्फेंट्स जो, जो कि आपको पता है एक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है जो कि बच्चे अपनी मदर से लेते हैं थ्रू प्लेसेंटा, थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। तो वो कुछ हद तक जो है इम्यून रहते हैं फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ में, तो उनको इम्यूनिटी मिल जाती है, तो इस एज पीरियड में जो है वो प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है। ये इसकी थी एपिडेमियोलॉजी। उसके बाद क्या है, इसकी कॉजेज, इसके डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। प्राइमरी कॉज मैंने आपको बता दी कि ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाe, ठीक है। आगे इसकी 4 टाइप्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो फ्लैवी वायरस है उसकी 4 वैरायटीज थी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो बैक्टीरिया है ये वाला, इसके आगे 4 टाइप्स हैं। अब यहाँ पे इसके नाम भी मेंशन किए हुए हैं, ये आपने रीड करने हैं। ग्रेविस है, माइटस है, उसके बाद इंटरमीडियस और मिनिमस, ये इसकी 4 हमारे पास टाइप्स होती हैं इस बैक्टीरिया की, जो कि कॉज करता है डिप्थेरिया, ठीक है। आगे हमारे पास इसकी सेकेंडरी कॉजेज हैं, वो क्या क्या हैं, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है, या फिर ओवर क्राउडिंग है, तो इसमें भी हो सकता है डिप्थेरिया। बाकी जो जैसे अब कोई डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन वगैरह मेंटेन होती है, पब्लिक हेल्थ इतना इशू नहीं होता, ठीक है, तो इसमें जो है वो रेयर डिजीज होती है ये वाली। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे मेजर जो है वो ये डिजीज स्प्रेड करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अब ये कहाँ कहाँ से सोर्स जो है वो इन्फेक्शन कैरी कर सकता है पर्सन। सबसे पहले क्या है, नेजोफ्रेंजियल सिक्रीशंस, ठीक है। उसके बाद डिस्चार्ज फ्रॉम द स्किन लेयंस, मतलब के ये सिक्रीशंस के अंदर प्रेजेंट हो सकता है बैक्टीरिया, वहां से जो है पर्सन कैरी कर सकता है इन्फेक्शन को। उसके बाद क्या है, स्किन लेयंस के अंदर हो सकता है, या कंटेमिनेटेड फोमाइट्स, फोमाइट्स कहते हैं जो इन एनिमेट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डोर्स वगैरह है, रेलिंग्स वगैरह हैं, कोई भी इक्विपमेंट्स है, कोई सरफेस है, ठीक है, वहां से उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया वगैरह था तो उसको टच करके जो है वो एक पर्सन ले सकता है। उसके बाद इन्फेक्टेड डस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। उसके बाद आपने क्या करना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये किस तरह से ट्रांसमिट हो सकता है। सबसे पहले क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्यूटेनियस लेयंस, मतलब कि स्किन, जैसे हमने ये पढ़ा, स्किन लेयंस के थ्रू जो है वो हो सकता है। उसके बाद फोमाइट बोर्न है। ये तकरीबन सेम ही है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद देखिए रेजरवायर, कि ये कहाँ पे रहता है, ये बैक्टीरिया ह्यूमन बीइंग जो इसका मेजर रेजरवायर है, ठीक है, ये वहां पे स्टे करता है बैक्टीरिया। उसके बाद आगे हम देखें तो इसका पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, ये किस रूट के थ्रू जो बॉडी में एंटर होता है बैक्टीरिया। सबसे पहला रूट जो है मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी रूट है, ठीक है, मतलब हमारे जो है नोज से जाएगा हमारे थ्रोट की तरफ, और आगे हमारा जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉन रेस्पिरेटरी रूट, इसमें स्किन आ जाती है, स्किन कट्स हो सकते हैं, वूंड, अल्सर्स वगैरह। सॉरी। अच्छा, तो ये स्किन के थ्रू बॉडी में एंटर हो सकता है और रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू भी, ठीक है। आगे हम देखें तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 6 डेज है, ठीक है। ये आपने हाईलाइट करना है, इसका एमसीक्यू आ जाता है।
आगे हम देखें इसकी पैथोजेनेसिस, मतलब कि ये किस तरह से अपनी जो सिम्टम्स हैं वो पेयर होती हैं इसमें, ये कैसे कोज करता है। तो सबसे पहले आपको पता है ये जो है वो नेजोफेरेंजियल पाथवे से या रेस्पिरेटरी रूट से एंटर होगा, ठीक है, बॉडी के अंदर। सबसे पहले जाएगा थ्रोट में, वहां पे ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है वहां पे जब मल्टीप्लाई होगा तो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। अब वो जो एक्सोटॉक्सिन है वो क्या करेगा, थ्रोट के अंदर एक लेयर बना देगा, एक मेम्ब्रेन बना देगा ग्रेश कलर की या येलो कलर की, ठीक है, कॉमनली ओवर द टॉन्सिल्स, फेरेंक्स और लेरेंक्स, ठीक है। मतलब ये डिफरेंट पार्ट्स को इन्वॉल्व करेगा, वहां पे एक मेम्ब्रेन की है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब वो फॉर्मेशन सॉरी मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन जब होगी तो वो जो एरिया है वो कंजेस्टेड हो जाएगा ना, वहां पे कंजेशन हो जाएगी, वहां पे एडिमा डेवलप हो जाएगा, लोकल टिश्यू जो है वो डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो उसकी रीजन में लिम्फ नोड्स होते हैं वो इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और एट द एंड जो है वो बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है, जिससे टॉक्सीमिया डेवलप हो सकता है, मतलब जो टॉक्सिन्स हैं वो ब्लड के अंदर जाके साइन सिम्टम्स अपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे कार्डियक को, ठीक है, हमारे हार्ट को, उसके बाद हमारे ब्रेन को भी ये इफेक्ट कर सकता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये इसकी हमारे पास क्या है, पैथोजेनेसिस है, ये किस तरह से ग्रो करता है, किस तरह से डिवेल्प करता है डिजीज को। आगे हम देखें तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी साइन सिम्टम्स क्या हैं। तो इसको डिवाइड किया गया है इसकी टाइप्स की बेस पे, ठीक है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं डिphtheria की। सबसे पहले है फ्रिंजियल डिphtheria, उसके बाद है लेरिंजियल डिphtheria, ठीक है, नेजल डिphtheria, क्यूटेनियस डिphtheria, ठीक है। तो इसकी सिम्टम्स भी अलग अलग होती हैं। अगर हम बात करें फ्रिंजियल डिphtheria में, तो इसमें जो है हमारा मेजर फेरेंक्स इन्वॉल्व होता है, थ्रोट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें क्या सिम्टम्स आएंगी, अर्ली सिम्टम्स में सोर थ्रोट होगा, मॉडरेट फीवर और मलेज होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको पता है मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है टॉन्सिल्स के अंदर, पैलेट पे, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन है वो किस कलर की होगी, ग्रेश कलर की होगी, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइडर, स्ट्राइडर आपको पता है कि जो एबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड है वो आएगी। उसके बाद डिफिकल्टी होगी स्वाल्विंग में, ठीक है। उसके बाद जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें इन्लार्जमेंट हो जाएगी उनकी, और बल नेक हो जाएगी, मतलब कि एक लार्ज साइज की नेक हो जाएगी उसके, ठीक है। तो ये हमारे पास है फ्रिंजियल डिphtheria। उसके बाद लरिंजियल में जो लेरेंस है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है, मतलब जो हमारी वॉइस है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद इसमें जो कफ है वो ब्रेसी कफ होगी, मतलब कि जब वो कफ करेगा तो हमें एक अजीब सी साउंड आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, होर्सनेस होगी, मतलब कि चेंज इन वॉइस। उसके बाद इंक्रीजिंग स्ट्राइडर, एबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड होगी, ठीक है, एब्डोमिनल लंग साउंड। उसके बाद क्या, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी क्योंकि वहाँ पे एडिमा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद रेस्टलेसनेस है, साइनोसिस है। साइनोसिस का मतलब ये है, ये क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है जब प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो रहा ऑक्सीजन का, तो जो टिश्यूज को है वो कम ऑक्सीजन पहुंच रही है, तो साइनोज होना स्टार्ट हो जाएंगे टिश्यूज, ठीक है। स्किन साइनोज हो जाएगी। उसके बाद क्या, डेथ हो सकती है एट द एंड, ठीक है। उसके बाद क्या, थर्ड टाइप नेजल डिphtheria। अब इसमें क्या होगा, जो नेजल नोज का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां से सिक्रीशंस आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें सीरस भी आ सकती हैं और पुरुलेंट डिस्चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। मतलब पस वगैरह जो है इसमें से आ सकती है नोज से। जब पस क्रिएट होगी तो मतलब कि वहां से फाउल ओडर डिवेल्प हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मेम्ब्रेन भी इसमें बन सकती है नेजल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी सिम्टम्स है नेजल डिphtheria की। उसके बाद लास्ट पे क्या है, क्यूटेनियस। क्यूटेनियस का मतलब क्या है कि स्किन जो है वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, स्किन के ऊपर सोर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, अल्सर डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास चार टाइप्स हैं और चार टाइप्स की बेसिस पे इसकी अलग अलग सिम्टम्स होती हैं, ये आपने याद करनी है। उसके बाद डायग्नोसिस है। अब डायग्नोसिस जो है वो हम किस तरह से करते हैं, इसके दो टेस्ट हैं। सबसे पहले हम करते हैं कल्चर, ठीक है, थ्रोट स्वैब से हम लेते हैं थोड़ा सा सैंपल। उसके बाद हम कल्चर करते हैं, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं बैक्टीरिया को। और सेकंड पे क्या है, शिक टेस्ट है, ठीक है। अब शिक टेस्ट जो है वो आगे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। शिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, बेसिकली ये एक इंट्राडर्मल टेस्ट है। इसमें हम दो चीजों को चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंटीटॉक्सिन्स बॉडी के अंदर हैं कि नहीं है, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं कि जो पर्सन है वो ज्यादा हाइपर सेंसिटिव तो नहीं है, ठीक है, टॉक्सिन से। तो ये दोनों चीजों को हम चेक करते हैं। अब इसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं, बेसिकली इसमें हम टॉक्सिन को इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर इंट्राडर्मली, ठीक है। जैसे कि हम आर्म ले लें, ये हमारा आर्म है, ठीक है, इसमें हमने इंट्राडर्मल जो है वो इसको इंजेक्ट कर दिया टॉक्सिन, ठीक है। ये जो टॉक्सिन था हमारा इस बैक्टीरिया का, इसको हमने इंजेक्ट करना है स्किन के अंदर, फोर आर्म पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसमें ना हमने दो टेस्ट करने होते हैं। एक होता है कंट्रोल
सॉरी, दोनों आर्म्स को यूज करना होता है, लेफ्ट आर्म को भी और राइट आर्म को भी, ठीक है। और दोनों में हमने जो है वो टॉक्सिन को इंजेक्ट करना है इंट्राडर्मली, ठीक है। जैसे हमारे पास अब ये लेफ्ट आर्म है और ये राइट आर्म है, ठीक है। दोनों में हमने क्या करना है, इंजेक्ट करना है टॉक्सिन को, ठीक है। और फिर हमने चेक करना है क्या रिएक्शन आता है। अब इनका पर्पस क्या है, एक को हम कहते हैं कंट्रोल आर्म और एक को हम कहते हैं टेस्ट आर्म, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा भी होगा, आगे मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या डिफरेंस है कंट्रोल में और टेस्ट में। अच्छा, अब आपने याद क्या करना है, इसमें हमने कितनी क्वांटिटी देनी है टॉक्सिन की, 0.2 ml जो है हमने इसका देना है 4 आर्म में, ठीक है। एक जो है वो हमने दे दिया राइट आर्म में, ठीक है, टेस्ट के तौर पे, और दूसरा हमने दे दिया दूसरे आर्म में 0.2 ml कंट्रोल के तौर पे, ठीक है। अब जो टेस्ट वाले में देते हैं, टेस्ट ग्रुप जैसे हमने एक बना लिया एक आर्म का, इसमें हम जो है वो इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म देते हैं टॉक्सिन की, ठीक है। इसमें हम रिएक्शन चेक करते हैं। उसके बाद जो कंट्रोल वाला है, दूसरे आर्म में हम हमने क्यों देना है, इसमें हम देते हैं इनएक्टिवेटेड जो टॉक्सिन होता है ना, वो इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और हमने चेक करना होता है इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन के थ्रू कि बॉडी जो है वो ज्यादा हाइपर सेंसिटिव तो नहीं हो रही, ठीक है, ज्यादा रिएक्शन तो नहीं एग्जेजरेट होके आ रहे, ठीक है। तो हमने दोनों में से डिफ्रेंशिएट करना होता है, टेस्ट वाले में भी और कंट्रोल वाले में भी, ठीक है। दोनों आर्म्स में हमने टॉक्सिन को इंजेक्ट करना है और फिर हमने रिएक्शन देखना है, ठीक है। अब रिएक्शन जो है वो 4 टाइप्स के आएंगे। पहला जो है वो नेगेटिव रिएक्शन। अब नेगेटिव रिएक्शन में क्या हमें शो होगा, इफ अ पर्सन इज इम्यून टू डिप्थेरिया, मतलब कि पर्सन जो है वो इम्यून है, उसमें पहले इम्यूनिटी प्रेजेंट है, मतलब कि नेगेटिव रिएक्शन आ गया, ठीक है। उसमें कोई रिएक्शन हमें शो नहीं हुआ। उसके बाद क्या है, ब्लड सीरम कंटेन्स 0.03 यूनिट्स से ज्यादा अगर उसकी बॉडी में एंटीटॉक्सिन है, मतलब हमने बॉडी में क्या इंजेक्ट किया, टॉक्सिन, ठीक है। और उसकी बॉडी में फर्दर हमें क्या मिला, एंटीटॉक्सिन प्रेजेंट थे ब्लड के अंदर मोर देन 0.03 यूनिट्स, ठीक है। मतलब कि उसकी बॉडी के अंदर एंटीटॉक्सिन है जो कि उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, अब नेगेटिव रिएक्शन आ गया है। अगर हम देखें पॉजिटिव रिएक्शन, अब पॉजिटिव रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास था ना कंट्रोल आर्म, उसमें अलग आएगा, और जो हमारे पास है टेस्ट आर्म उसमें अलग आएगा, ठीक है। अब टेस्ट आर्म में हमें क्या शो होगा, रेड फ्लैश शो होगा, मतलब कि रेड कलर की जो है ना हमें आप कह लें कि रेडनेस वहां पे फील होगी उस आर्म पे जहाँ पे हमने उसको इंजेक्ट किया था इंट्राडर्मल 10 to 15 मिलीमीटर डायमीटर, ठीक है। इसके ऊपर हमें रेड फ्लैश शो होगा विद इन 24 to 36 आवर्स, ठीक है। जो कि मैक्सिमम जो है उसकी कब तक होगी, उसकी पीक 4 to 7 डे पे वो हमें मैक्सिमम शो होगा, ठीक है, रेड फ्लैश, ठीक है। तो ये मतलब कि हमारा पॉजिटिव टेस्ट आ गया। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो रेड फ्लैश आया था, जो रेडनेस हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और आहिस्ता जो है वो स्किन डीसिग्मामेट हो जाएगी, मतलब कि वो उसकी जो है ना स्केलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो कंट्रोल आर्म है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो हमने इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन दिया था, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं तो मतलब कि वो पॉजिटिव है डिप्थेरिया से, ठीक है। इसको हमने फर्दर ट्रीट करना है। उसके बाद थर्ड रिएक्शन क्या आ सकता है, स्यूडो पॉजिटिव रिएक्शन, ठीक है। अब स्यूडो पॉजिटिव में क्या है, दोनों आर्म्स पे जो है ना वो रेड फ्लैश अपेयर होगा, ठीक है। रेड फ्लैश डिवेल्प्स इक्वली ऑन बोथ आर्म्स, ठीक है, बट मच लेस सर्कमस्क्राइब्ड देन ट्रू पॉजिटिव रिएक्शन, ठीक है। एक होता है ट्रू पॉजिटिव ये वाला, और सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन है, मतलब इसमें रेडनेस जो है फील तो होगी लेकिन लेस देन ट्रू पॉजिटिव रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपने याद करना है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जो हुई थी रेडनेस वो फेड होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्या होती है, ज्यादा स्लोली होती है फेड, इसमें क्विकली जो है वो रिएक्शन फेड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपने इसमें डिफरेंस याद करना है। उसके बाद क्या है, कंबाइंड रिएक्शन। अब कंबाइंड रिएक्शन में क्या है, जो कंट्रोल आर्म है जिसमें हमने इनएक्टिवेटेड दिया था टॉक्सिन, उसमें शो होगा सूडो पॉजिटिव रिएक्शन, ठीक है। और जो टेस्ट आर्म है जिसमें हमने एक्टिवेटेड टॉक्सिन दिया था इंट्राडर्मली, वो ट्रू पॉजिटिव रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो मतलब कि ये पर्सन भी जो है वो क्या है, ससेप्टिबल है, इसको भी हो सकता है डिप्थेरिया। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स के रिएक्शंस आते हैं, ठीक है। ये आपने याद करने हैं। उसके बाद देखें तो हमारे पास इसकी फीचर्स क्या क्या आ सकते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया इसकी स्टेजेस के अकॉर्डिंग, बाकी आगे फर्दर इसकी जो है ना हमने पढ़ा कि इसमें जो हार्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है, मतलब कि मायोकार्डाइटिस हो सकता है। इसके बाद हमारा जो ब्रेन है उसमें पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है, क्रेनियल नर्व्स जो है उनकी पैरालिसिस हो सकती है। तो ये इसकी मेजर साइन सिम्टम्स हैं, ठीक है। आगे देखें तो इसका जो कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं, फिर ठीक है, आइसोलेट करने के बाद हम जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसकी कुछ स्टेप्स होते हैं।
उसके बाद हमें इसमें क्या करना होता है, एंटीटॉक्सिन देने होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, एंटीटॉक्सिन करता है। तो फिर हमने इसको इंजेक्ट करने के बाद उसको ट्रीट करना होता है, ठीक है। जब हमने एंटीटॉक्सिन देना है तो हमने सबसे पहले टेस्ट डोज यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको प्रॉपर डोज देनी है, तो ये डोज आपने याद कर लेनी है। बाकी इसमें लिखा हुआ है एंटीबायोटिक हम कौन से यूज कर सकते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। उसके बाद क्या है, केरियस अगर है उसके अंदर, अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसमें हमने एरिथ्रोमाइसिन जस्ट यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट, मतलब कि जिनका कॉन्टैक्ट हो सकता है डिप्थीरिया पर्सन से, उसको भी हमने प्रॉपर इम्यूनाइज करना है, बूस्टर डोज देनी है, ताकि वो आगे फर्दर प्रिवेंट कर सके अपने आप को, ठीक है। और कम्युनिटी में भी हमने क्या करना है, लोगों को इम्यूनाइज करना है डिप्थीरिया टॉक्सोइड से, ठीक है। ये आपको पता है एक वैक्सीन की टाइप होती है टक्सोइड। तो इसमें भी हमने इसको प्रॉपर डोज देनी होती है, ताकि हम इसको फर्दर फ्यूचर में प्रिवेंट कर सके कम्युनिटी को फ्रॉम डिphtheria, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी इसकी डिटेल डिphtheria की। आज के लेक्चर में हमने दो डिजीजेस पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी डेंगू, उसके बाद हमने अभी देखी डिphtheria, ठीक है। ये पूरा आपने अच्छे से रीड करना है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डिजीज मलेरिया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी लेंथी भी है, इसलिए मैंने आज ये स्टार्ट नहीं की, वरना लेक्चर हमारा ज़्यादा लेंथी हो जाना था, ठीक है। तो आज हमने ये दो कवर किए हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।